नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में देखा था और आपको बताया था कि आज के क्लास में हम फैट और विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना क्लास को हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है फैट और जानते हैं फैट के बारे में कुछ पॉइंट। चलिए समझते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं फैट के बारे में। अगर हम बात करते हैं फैट यानी कि वसा, चलिए समझिए। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है फैट यानी कि वसा। तो हम जानेंगे कि आखिर फैट क्या होता है। तो आप समझिए कि आपको हम जैसे बताए थे स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन, तो आपको हम न्यूट्रिशन में ही बताए थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आपको याद होगा। और आपको बताए थे कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो। तो उसमें आपको हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताए थे और अभी हमें समझना है फैट के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं फैट के बारे में कि फैट क्या है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट जानना है फैट में कि जो आपका फैट है एक तरह का, ये जो फैट है ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है। और कैसा न्यूट्रिएंट्स है, तो ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कैसा न्यूट्रिएंट्स है ये हमारा, तो फैट जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो मैक्रो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो मैक्रो का मतलब होता है कि जिसे हम लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि जो फैट है आखिर इसका बॉडी में क्या यूज है। जैसे आपको बताएं कि हमें फैट के बारे में जानना है कि फैट न्यूट्रिएंट्स है, तो आपका मन में आ गया कि सर आखिर फैट ऐसा क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है इसका। तो आप समझिए, हम बताते हैं कि जो फैट है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट क्या करता है, तो फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फिर आपको यह भी जानकारी होगा कि कार्बोहाइड्रेट भी तो एनर्जी प्रोवाइड करता था। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो फैट है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है कि फैट जो है ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड। मैक्सिमम एनर्जी कहने का मतलब है कि जब 1 ग्राम फैट को कंज्यूम करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। आपको ये पॉइंट समझना है ध्यान से, यहाँ क्या बता रहे हैं। जैसे आपको हम बता दें कार्बोहाइड्रेट में, तो आपको याद होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग आपका 4.2, लेकिन फैट में कितना है, तो 9.2 किलो कैलोरी। यहाँ हम बताएं कि जो फैट है ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब आपको समझना है कि एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, तो फास्टिंग का मतलब क्या, आपको ये पता है कि फास्टिंग का मतलब होता है उपवास। जैसे आप पॉइंट समझिए, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो इंस्टेंट एनर्जी दे रहा था। इंस्टेंट एनर्जी कहने का मतलब है कि आप कार्बोहाइड्रेट यूज किए और तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा। लेकिन फैट में क्या बताएं कि जो फैट है ये मैक्सिमम एनर्जी देगा, यानी कि आपका बॉडी में एनर्जी कंज्यूम रहेगा। और जिस समय आप उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उस समय आपको जो एनर्जी मिलता है वो फैट से मिलता है। तो एट द टाइम ऑफ फास्टिंग जो फैट जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि फैट का अगला काम क्या है, थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या है समझिएगा। थर्मल इंसुलेटर का मतलब है कि जो फैट है, जो वसा है, वसा आपके बॉडी के एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यह हम क्या बताएं, इट मेंटेन एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका मतलब आपको पॉइंट समझना हम क्या बता रहे हैं। तो आपको हम पॉइंट बताएं कि जो फैट है यही आपका बॉडी का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, बाह्य तापमान है, उसको बनाए रखता है। कैसे समझिए, आपको आइडिया होगा कि जिसका बॉडी में फैट ज़्यादा होगा उसमें देखिएगा कि उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बताया थर्मल इंसुलेटर। और जिसमें फैट का कमी होगा उसमें पसीना नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप पॉइंट समझिए, आगे आपको पॉइंट जानना है कि जो फैट है आखिर इस फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब क्या है समझिए, कि आखिर फैट किससे मिलकर बना है। तो आपको यहाँ हम बताएं कि जो फैट है, तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है यानी कि छोटा इकाई, तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका है फैटी एसिड। आप यहाँ पॉइंट समझिए क्या बता रहे हैं। फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड। लेकिन यहाँ समझिए
कि क्या सिर्फ फैटी एसिड से ही आपका फैट बनता है? तो आपको यहां बता रहे हैं कि फैट कैसे बनेगा। यानी फैटी एसिड का 3 यूनिट, समझिएगा, यानी 3 यूनिट ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कितना? तो 1 यूनिट। तो आपको यहां पॉइंट समझना है कि 3 यूनिट फैटी एसिड और 1 यूनिट ग्लिसरॉल मिल करके आपका फैट का फॉर्मेशन करता है। अब यहां हमारा प्रश्न समझिएगा कि ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है C3H8 और O3। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला क्या है। तो ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला होता है C3H8 और O3, यानी कि 3 यूनिट फैटी एसिड और 1 यूनिट ग्लिसरॉल मिल करके फैट बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ये तो समझ में आया कि फैट क्या है, फैटी एसिड क्या है और ग्लिसरॉल क्या है। अब हम आगे समझते हैं कि फैट हमें कहाँ से मिलेगा, यानी सोर्स। तो हमारा पॉइंट क्या है? सोर्स। कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमें फैट मिलेगा। तो आपको सोर्स में समझना है। आपका जो सोर्स आएगा, इसमें आपका सबसे पहले होगा घी। घी के बाद आपका होगा मक्खन। मक्खन के बाद आपका चिकन, मटन, एग यानी अंडा, पनीर, वेजिटेबल ऑयल, एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। समझिए, अगर हम बात करें फैट का, तो हमें फैट कहाँ से मिलेगा। तो आपका सोर्स में क्या है? घी है, मक्खन है, चिकन है, मटन है, एग है, पनीर है, वेजिटेबल ऑयल है। तो ये सब क्या है आपका? ये सब जो है आपका सोर्स है। किसका सोर्स है? तो ये आपका सोर्स है फैट का। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक नाम आया है वेजिटेबल ऑयल। तो थोड़ा सा आप एक पॉइंट समझिएगा वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन से। एक आपको पॉइंट बताना चाहते हैं कि जब भी आप वेजिटेबल ऑयल को, पॉइंट समझिए, आपको हम पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जब भी आप वेजिटेबल ऑयल, यहां हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन किस रिएक्शन से होता है। समझिए, यहां आपको रिएक्शन समझना है। इसमें क्या समझा रहे हैं कि जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस, यहां क्या बता रहे हैं कि वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं, और किसके प्रेजेंस में? तो निकल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? निकल। तो आपको पॉइंट क्या समझना है कि हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस में निकल के प्रेजेंस में और साथ में हाइड्रोजन, आपको याद रखना है। और यहां आपको पॉइंट समझना कि निकल यहां पर क्या काम कर रहा है। तो आपको यहां पॉइंट समझना, जो निकल है ये आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। आपको हम पॉइंट क्या समझाएं कि जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस पर निकेल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये आपका जो वेजिटेबल ऑयल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। पॉइंट समझिएगा, किसमें कन्वर्ट होगा? वेजिटेबल घी में। यहां से क्वेश्चन बनता है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। आप समझिएगा हम क्या बता रहे हैं यहां पर। यहां आपको बता रहे हैं कि जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस में निकेल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, तो वेजिटेबल घी बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और यहां आपसे पूछता है कि हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज होता है? तो आपका आएगा निकेल। तो आपका मन में आएगा सर ये कैटलिस्ट क्या है? तो आपको हम याद होगा जब प्रोटीन पढ़ाए थे, तो वहां आपको बताए थे कि जो प्रोटीन है इसका डिस्कवरी बर्जीलियस ने किया था। उसी तरह से कैटलिस्ट का भी डिस्कवरी किसने किया? तो इसका भी डिस्कवरी किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि कैटलिस्ट का डिस्कवरी कौन किया?
बर्जीलियस ने किया था। अब यहाँ पॉइंट समझिए कि कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन का रेट को चेंज करता है। रिएक्शन का रेट को चेंज करता है। आप यहां पॉइंट समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन का रेट को चेंज करता है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। इसका डिस्कवरी किया था बर्जीलियस ने। अब यहाँ आपको हम बताएं वेजिटेबल ऑयल के बारे में, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे आप समझिए, जब हम बात करते हैं फैट का कि टाइप्स ऑफ फैट, तो हमारा आएगा टाइप्स ऑफ फैट यानी कि वसा का प्रकार। क्या होगा आपका? वसा का प्रकार। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट, तो आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ फैट आपका दो होता है। सबसे पहला आपका है, फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट। फर्स्ट में क्या है? सैचुरेटेड फैट। और सेकेंड में आपका है अनसैचुरेटेड फैट। फर्स्ट में आपका था सैचुरेटेड फैट और सेकेंड में आपका था अनसैचुरेटेड फैट। तो जब हम सैचुरेटेड का बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसा। इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त वसा। और अनसैचुरेटेड को क्या बोलेंगे? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा। अब आप पॉइंट समझिए, आपको हम पॉइंट क्या बता रहे हैं। आपको हम बताएं कि जो टाइप्स ऑफ फैट है ये आपका दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट में आपका है सैचुरेटेड और सेकेंड में आपका है अनसैचुरेटेड। जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड का, तो आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है ये आपका सिंगल बॉन्ड कैसा रहेगा? तो सिंगल बॉन्ड, यानी कि सी के बीच सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पॉइंट समझिए, जब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड का, इसमें आपको याद रखना है डबल बॉन्ड। ये कैसा होगा? तो डबल बॉन्ड, यानी कि सी के बीच डबल बॉन्ड। अब आप यहाँ पॉइंट समझने का प्रयास करिए। हम आपको बता रहे हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। हम फैट के लिए बात कर रहे हैं कि फैट में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अब आप पॉइंट समझिए, हम यहाँ बोले सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये अकेला है, सिंगल है। तो आपको भी पता है कि जो सिंगल होता है, जो लाइफ में अकेला होता है, उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? क्योंकि वो पहले से टूटा हुआ है। अब बात समझिए, यहाँ हम बात करें डबल का और यहाँ बात करें सिंगल का। तो जब हम सिंगल और डबल का बात करते हैं, तो जो सिंगल होता है वो ऑलरेडी अकेला है। अब जो पहले से टूटा हुआ है, जो अकेला है, उसको तोड़ना पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से टूट चुका है। लेकिन हम जब बात करेंगे डबल का, तो जो डबल है यानी कि जो किसी के साथ कपल में है, उसको तोड़ना आसान है। आप डबल को आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो डबल रहेगा वो टूट जाएगा, लेकिन जो सिंगल रहेगा वो टूटा हुआ पहले से है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फैट का, तो फैट पर ही ध्यान दीजिए कि जो फैट में जो सैचुरेटेड है, जो सिंगल है, ये आपका रहेगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि कैसा है? तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आपको समझ में आ रहा है? अभी हम समझाए थे कि जो सिंगल रहेगा ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, यानी कि इसका टूटना आसान नहीं है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका मतलब इसका डाइजेशन इजीली नहीं होता है। डाइजेशन इजीली नहीं होता है। अब आपको यहां पॉइंट क्या समझना है, जब इसका डाइजेशन इजीली नहीं होता है, अगर आपको हम बोल दें कि आपको दो चीज़ खाना है, एक आसानी से पच जाएगा और एक आसानी से नहीं पचेगा, तो जो आसानी से नहीं पचेगा क्या आप उसको खाना प्रेफर करिएगा? तो जो आसानी से नहीं पचेगा उसको हम क्यों खाएंगे? तो जब उसको नहीं खाएंगे तो वो कैसा फैट होगा? तो बैड फैट होगा। तो जो सैचुरेटेड फैट है ये कैसा फैट है? ये आपका बैड फैट है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ अगला पॉइंट समझिए, आपको हम बता रहे हैं फैट में जो बैड फैट है। अगर एक आदमी जो वेज खाने वाला है और एक नॉन वेज खाने वाला है, तो जो नॉन वेज खाने वाला है, नॉन वेज का डाइजेशन आसानी से नहीं होता है। तो आपका नॉन वेज यानी कि एनिमल किस में आएगा? आसानी से डाइजेशन नहीं होता, यानी कि सैचुरेटेड में। तो आपका जो सैचुरेटेड फैट होगा ये आपका कैसा होगा? तो ये आपका एनिमल फैट होगा। यहाँ तक क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कि जो आपका सैचुरेटेड जो रहेगा ये आपका रूम टेम्परेचर
रूम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा, तो आपका रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेगा। यहां तक क्लियर है। आपको हम बता रहे हैं सैचुरेटेड में पहला सिंगल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डाइजेशन इजीली नहीं होता है, बैड फैट है, एनिमल से प्रोवाइड होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। लेकिन यहां बात आता है इसका एक्सेप्शन। तो आपको याद रखना है एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है। तो जब हम बात करते हैं इसका एक्सेप्शन का, तो इसका जो एक्सेप्शन होगा नारियल का तेल। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, नारियल का तेल। लेकिन जब हम यही आएंगे अनसैचुरेटेड पर, यह आपका डबल बॉन्ड है। अब जो डबल होगा उसको आप आसानी से तोड़िएगा, तो डबल है इसका मतलब ये वीक है, वीक बॉन्ड। अब जो वीक बॉन्ड होगा इसका डाइजेशन इजीली होगा, समझिएगा, डाइजेशन इसका इजीली होगा। अब जब इसका डाइजेशन इजीली होगा तो ये कैसा फैट होगा, तो ये आपका गुड फैट है। और जब ये गुड फैट है तो ये कहाँ से हमें मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। यानी कि प्रोवाइड कहाँ से होगा, तो ये प्लांट से प्रोवाइड होगा। अगला पॉइंट समझना है कि रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, तो ये आपका लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। अब यहाँ पॉइंट समझिए, जो आपका अनसैचुरेटेड फैट है इसका एक्सेप्शन भी है, तो आपको इसका एक्सेप्शन याद रखना है। एक इसका जो आपका एक्सेप्शन होगा मछली का तेल। क्या होगा, मछली का तेल, जिसे हम बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। तो ये आपका हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप इससे पहले लिख लीजिए कि क्या आपका सैचुरेटेड फैट है, क्या आपका। तो आप लोगों को फैट के बारे में यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया है कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर फैट जो हम खा तो लिए हैं इसे पचाना कैसे है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा का पाचन। तो चलिए हम समझते हैं कि डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होगा। चलिए आप समझिए, हमारा पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पाचन। तो हमें यह समझना है कि आखिर वसा का जो पाचन है ये कैसे होगा। तो आपको हम यहां पॉइंट बता रहे हैं कि जो आप फैट खाए हैं, फैट, इसी फैट का डाइजेशन, यहां क्या बता रहे हैं, इसी फैट का डाइजेशन यानी कि इसी फैट का पाचन। तो आपका मन में आएगा सर फैट का डाइजेशन कैसे। डाइजेशन का मतलब क्या बताए हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। समझिएगा, ब्रेक डाउन किसका, तो कॉम्प्लेक्स फूड का, किस में, सिंपल फूड में। तो आप पॉइंट समझिए हम क्या बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। तो जो फैट है इसका डाइजेशन होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी कि फैट किसमें टूटेगा, तो फैटी एसिड में। अब यहां पर आपके मन में आएगा सर ये तो बता दिए कि फैट जो है फैटी एसिड में टूटेगा, लेकिन कोई ना कोई एंजाइम चाहिए ना कुछ चाहिए, तो क्या होगा। समझिए, आप पैनक्रियाज का नाम सुने होंगे, पहले भी बहुत बार इसके बारे में बताए हैं कि जो पैनक्रियाज है यानी कि जो अग्नाशय है। तो हम जब बात करते हैं पैनक्रियाज का, तो पैनक्रियाज से आपका एक एंजाइम निकलेगा, इसका नाम है लाइपेज। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, तो आपका पैनक्रियाज से निकलेगा लाइपेज। और यही जो लाइपेज है यही आपका फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ में काम क्या करेगा, ये लाइपेज जो है स्टिमुलेट करेगा लीवर को टू सेक्रेट बाइल जूस। यानी लीवर से क्या सेक्रेट होगा, लीवर से क्या निकलेगा, तो लीवर से आपका निकलेगा बाइल जूस। और यही बाइल जूस जो है और लाइपेज मिल करके फैट का डाइजेशन करता है। हमारा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि बाइल जूस का सेक्रेशन तो लीवर से होता है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कहाँ किया जाता है, यानी स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ पर होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। तो आपको हम ये फैट के बारे में बताएं कि फैट क्या है, फैट का सोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फैट क्या होता है और फैट का डाइजेशन कैसे होता है। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जानना है फैट के बाद विटामिन्स की, विटामिन्स क्या है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन्स, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा हेडिंग है विटामिन।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विटामिन है। तो हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि विटामिन क्या है। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट है कि विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है, तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या है आपका, तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। सेकेंड पॉइंट आपको समझना है कि जो विटामिन है ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन में क्या बताए हैं कि विटामिन आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जिसे हम स्मॉल क्वांटिटी में खाएंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कि जो विटामिन है ये एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। अब आपका मन में आएगा कि आखिर मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या होता है। समझिए, आपका मन में क्या आ रहा है कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या होता है। तो आप याद करने का प्रयास करिए। आपको हम बताए थे कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटी होता है जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी अकर्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड एनाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शरीर में अलग अलग एक्टिविटी होता है। और मेटाबॉलिज्म आपका दो तरह का, सबसे पहला कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि काटना, यानी कि ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ना ही कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल को बड़ा मॉलिक्यूल में जोड़ना। तो आपका बॉडी में जितना भी एक्टिविटी होता है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारा आपका मेटाबॉलिज्म होगा। और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो भी आपका न्यूट्रिएंट सेल्फ करता है उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो आपका विटामिन और मिनरल्स जो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि विटामिन क्या है, तो विटामिन एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। अब आगे समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर विटामिन का डिस्कवरी कौन किया। तो विटामिन का डिस्कवरी लगभग आपके अप्रोक्स 1912 में सी फंक के द्वारा किया गया। आप यहां पॉइंट समझिए कि विटामिन का डिस्कवरी कौन किया, तो विटामिन का डिस्कवरी सी फंक के द्वारा किया गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया कि विटामिन कितना टाइप का होता है। यहां समझिए, जब हम बात करते हैं विटामिन का टाइप्स ऑफ विटामिन, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ विटामिन, कि विटामिन का प्रकार, विटामिन का टाइप्स ऑफ विटामिन। तो जब हम बात करते हैं विटामिन का टाइप का, तो विटामिन जो आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, फैट का मतलब वसा, तो फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है वसा में घुलनशील। सेकेंड आपका है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है जल में घुलनशील। तो आप यहां पॉइंट समझिएगा। पहले आपको बताया फैट सॉल्युबल। तो जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, इस विटामिन में आपका आएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। यानी ये जो चारों विटामिन है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जब अगला पॉइंट समझिए, जब फैट सॉल्युबल विटामिन है यानी कि इसका जो एक्सेस क्वांटिटी है, एक्सेस यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में विटामिन होगा तो ये हार्मफुल होगा। ऐसा क्यों होगा आप समझिए। हम यहाँ बोले हार्मफुल होगा, इसका मतलब है कि जब भी ये विटामिन है ये तो बॉडी से निकल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये आपका लीवर में स्टोर होगा। यानी कि फैट के साथ लीवर में स्टोर होगा तो आपका बॉडी में नुकसान करेगा। लेकिन हम जब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन का, तो जो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी, ये तीनों जो है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये आपका इसका हार्मफुल जो है नहीं करेगा एक्सेस क्वांटिटी। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये पानी में घुल करके
या तो यूरिन के थ्रू या तो पसीना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आपको पॉइंट याद रखना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन का एक्सेस क्वांटिटी हार्म नहीं करेगा लेकिन फैट सॉल्युबल का नुकसान करेगा। अब आप समझिएगा, जैसा आपको हम बता रहे हैं, आप यहाँ पर विटामिन बी, सी, विटामिन ए, डी, ई और के सुने होंगे। आपका यहाँ मन में आपसे विटामिन पी क्या है, नया नाम है। तो आप यहाँ समझिए कि विटामिन पी जो है इसका जो केमिकल नेम है, क्योंकि ये सब के बारे में, विटामिन ए के बारे में, डी के बारे में, ई, के और बी और सी के बारे में डिटेल्स जानना है, बस आप इसका विटामिन पी का केमिकल नेम जानिए। इसका नाम है हेस्पेरिडीन, हेस्पेरिडीन, और साथ में इसी का दूसरा नाम है फ्लेवोनॉइड, फ्लेवोनॉइड। यानी ये दोनों नाम किसका है, तो विटामिन पी का है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ विटामिन में कि विटामिन फैट सॉल्युबल क्या होता है और विटामिन वाटर सॉल्युबल क्या होता है। अब हम एक एक करके सारा विटामिन के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए। तो आप समझिएगा, हमारा पॉइंट है विटामिन ए के बारे में। फर्स्ट में क्या है आपका, विटामिन ए। तो हम जब बात करते हैं विटामिन ए का, तो आप समझिए कि विटामिन ए क्या, जो विटामिन ए है, विटामिन ए में आपको पॉइंट समझना है कि जो विटामिन ए, सबसे पहला पॉइंट, ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है ये, तो फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला पॉइंट समझना है कि जो विटामिन ए है, आपको यहां पॉइंट समझना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो विटामिन ए है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, यहां आपको हम पॉइंट बता रहे हैं। विटामिन ए इज मेड अप ऑफ बीटा कैरोटीन। यहां आपको हम पॉइंट क्या बता रहे हैं कि विटामिन ए इज मेड अप ऑफ बीटा कैरोटीन। जो विटामिन ए है ये बीटा कैरोटीन से बना होता है, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बीटा कैरोटीन से कौन सा विटामिन का फॉर्मेशन होता है, तो विटामिन ए का। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, विटामिन ए जो है ये इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन ए, यहां पॉइंट समझिए, विटामिन ए जो है किससे बचाता है, इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से बचाता है। तो जब विटामिन ए जो है इन्फेक्शन से बचाता है, इसीलिए विटामिन ए को बोलते हैं एंटी इन्फेक्शंस विटामिन। पॉइंट आपको याद रखना है, एंटी इन्फेक्शंस विटामिन। अब आप नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, यहां आपको हम बताएं कि जो विटामिन ए है ये फैट सॉल्युबल है, यानी कि वाटर के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बॉडी में कहां स्टोर होगा, कहां सिंथेसाइज होगा, समझिए, कहां पर स्टोर होगा, ये कहां पे सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब होता है संश्लेषण। तो आपको बता दें कि जो विटामिन ए का जो स्टोर होता है कहां पर होता है, लीवर में। तो अब हम जानते हैं विटामिन ए का सोर्स के बारे में कि आखिर हम ऐसा क्या खाएं कि हमें विटामिन ए मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विटामिन ए का सोर्स, आखिर ऐसा क्या खाया जाए कि जिससे कि हमें विटामिन ए का प्राप्ति हो। तो सबसे पहले हमको विटामिन ए के लिए जो खाना होगा वो आपका है कैरोट यानी कि गाजर। सेकंड आपका है एप्पल यानी कि सेव। एप्पल पर आपका है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। नेक्स्ट आपका है चिकन, और चिकन के बाद आपका आएगा मिल्क, मिल्क के बाद आपका एग, पनीर, चीज। अब यहां से हम ETC बोल सकते हैं। अब समझिए, जैसे आपको पता है कैरेट, एप्पल, गोल्डन राइस, चिकन, मिल्क, एग, पनीर, चीज, ये सब ऐसा कुछ फूड है, ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमको विटामिन ए मिलेगा। तो यह हुआ विटामिन ए का सोर्स। आपको हम बताएं कि विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। विटामिन ए इज मेड अप ऑफ बीटा कैरोटीन। विटामिन ए इज इंफेक्शन से प्रिवेंट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं
एंटी इन्फेक्शन विटामिन। और विटामिन ए जो है कहां पे स्टोर होगा? लीवर में। इसका सोर्स बताए हैं कैरेट, एप्पल, गोल्डन राइस, चिकन, मिल्क, एग, पनीर एक्सेट्रा। अब हम यहां समझते हैं कि आखिर विटामिन ए का कमी से कौन सा बीमारी। अब आप समझिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए का कमी से यानी विटामिन ए का डेफिशिएंसी से, यानी विटामिन ए का डेफिशिएंसी, विटामिन ए का कमी से हमें कौन सा डिजीज होगा, हमें यह जानना है। यानी हमें यह जानना है कि जो विटामिन ए है इसका जब कमी होगा तो हमें कौन सा बीमारी होगा। तो आप यहां एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि विटामिन ए से रिलेटेड जो बीमारी है यह आपका आई डिजीज होगा। क्या होगा? आई डिजीज, यानी कि आंखों से रिलेटेड। अब यहां समझिए कौन कौन सा। सबसे पहले आपका होगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसे हम बोलते हैं रतौंधी। अभी आपको समझा रहे हैं कि रतौंधी क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। नेक्स्ट आपका है जीरोपैथेलमिया, जीरोपैथेलमिया। अब यहां समझिए, अगर हम बात करते हैं जीरोपैथेलमिया का, तो जीरो वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्राई, और एप्थेलमिया का मतलब होता है आई, यानी कि जीरोपैथेलमिया का मतलब होता है ड्राई आई। इसे हम बोलेंगे शुष्क आंख, यानी आंखों का सूख जाना, शुष्क आंख। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो ड्राई आई है इसमें अंधा होने का भी संभावना होता है, यानी कि ब्लाइंड होने का संभावना होगा। तो आपको याद रखना है ड्राई आई में ब्लाइंड यानी कि अंधापन का संभावना है। तो हमारा आपसे दो क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंधा लोग के लिए जो लिपि का प्रयोग किया जाता है, अंधा लोग के लिए जो लिपि का प्रयोग किया जाता है उस लिपि का नाम बताना है, और जिस लिपि का प्रयोग किया जाएगा उसके नाम पर एक डे मनाया जाता है, और आपको यह भी बताना है कि वो डे कब मनाया जाता है। तो आपको दोनों आंसर को कमेंट बॉक्स करना है। सबसे पहला कि जो ब्लाइंड लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, उनके लिए कौन सा लिपि, और सेकेंड पॉइंट है कि वो डे कब मनाया जाता है। आपको ये दोनों आंसर को कमेंट बॉक्स करना है। तो आपको हम बताए थे विटामिन ए के बारे में। तो आपको सबसे पहले बताया विटामिन ए का सोर्स क्या है, विटामिन ए के बारे में केमिकल नेम, विटामिन ए का कमी से बीमारी। यहां हम बताया कि आई डिजीज। तो आप यहां पर हल्का सा कुछ आई के बारे में पॉइंट समझिए, दो पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें ह्यूमन आई के बारे में, वैसे आपको ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में आपको फिजिक्स का टॉपिक है ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट टॉपिक, वहां आपको पढ़ना है। यहां आपको हम सिर्फ रफ आइडिया दे रहे हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ ह्यूमन आई, आप पॉइंट समझिएगा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन आई क्या कहलाता है। तो ह्यूमन आई का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन आई क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। अब आप यहां पॉइंट समझिए, आपको हम बता रहे हैं कि जो ह्यूमन आई है इसमें 4 लेयर। सबसे फर्स्ट लेयर का नाम है कंजक्टिवा, सबसे फर्स्ट लेयर का क्या नाम है, कंजक्टिवा। सेकेंड लेयर का नाम है कॉर्निया, थर्ड का नाम है लेंस, और नेक्स्ट आपका है रेटिना। आप यहां पॉइंट समझिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं। जो ह्यूमन आई है इसका स्टडी कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें आपका 4 लेयर, सबसे पहला है कंजक्टिवा। तो आपको याद रखना है कि जो कंजक्टिवा है यह आपका ट्रांसपेरेंट लेयर होगा। आपको मेरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, समझिए कि जो कंजक्टिवा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शक, यानी कि यहां से क्लियर दिखाई देगा। कॉर्निया में आपको याद रखना है पॉइंट कि जब भी ह्यूमन आई का डोनेशन होता है तो उसमें कॉर्निया का ही पार्ट डोनेट किया जाता है। लेंस में आपसे क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होगा, तो ह्यूमन आई में आपका कन्वेक्स लेंस होता है। और रेटिना में याद रखना है कि ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये कहां पर होगा, तो इमेज फॉर्मेशन आपका हमेशा रेटिना पर होता है। यह आपको हम 4 पॉइंट पहले बताए, समझिए। सबसे पहले आपको बताएं कि ह्यूमन आई का स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी, 4 लेयर कंजक्टिवा, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। जो कंजक्टिवा है ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है लेंस में कन्वेक्स लेंस,
और रेटिना जो है इमेज फॉर्मेशन। अब यहां पॉइंट समझिए, हम आपको बोल रहे हैं कि जो कंजक्टिवा है, आपको एक पॉइंट यहां समझना है कि जो कंजक्टिवा होता है ये आपका ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके बीच में क्या होता है कि कभी डस्ट पार्टिकल बैठ जाता है। आपको यहां पॉइंट क्या समझना है कि क्या बताएं, यहां क्या बैठ जाएगा, डस्ट पार्टिकल। ये आपका है डस्ट पार्टिकल, इसे होता क्या है समझिएगा। अब जैसे ही यहां डस्ट आएगा, धूल आएगा, तो ये लेयर आपका क्लियर तो होगा नहीं लाइट जाने के लिए। तो यहां डस्ट के प्रेजेंस के कारण, डस्ट के प्रेजेंस के कारण यहां से बीमारी होता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, या इसी को बोलेंगे मोतियाबिंद। समझिएगा। आपको हम बताएं कि कंजक्टिवा के बीच में, कंजक्टिवा और कॉर्निया के बीच में जो आपका डस्ट आ जाता है, धूल आ जाता है, इसी कारण से इसको बोलते हैं कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। तो आपको पॉइंट याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कैटरैक्ट किसके कमी से होता है, तो कैटरैक्ट किसी के कमी से नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपाय होता है, तो कोई लेंस का नहीं। इसका ठीक कैसे होता है, तो ये ठीक होगा ऑपरेशन के द्वारा। कैसे होगा, सर्जरी के द्वारा। होता क्या है समझिएगा, जब भी मोतियाबिंद या कैटरैक्ट होगा तो ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा ये डस्ट पार्टिकल को हटा दिया जाता है और फिर ये आपका कैटरैक्ट बीमारी ठीक होता है। आप पहले यहां तक कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं और डिजीज ह्यूमन आई से रिलेटेड। आप एक पॉइंट और याद रखिएगा पहले, यहां एक आपका बीमारी ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, और दूसरा है ग्लूकोमा। आपको यहां पॉइंट क्या याद रखना है कि कैटरैक्ट जो है ह्यूमन आई से रिलेटेड है, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी जो है ये भी आपका रिलेटेड है किससे, ये भी आपका रिलेटेड है आई से। अब आप यहां पॉइंट समझिए, यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आप आगे समझिएगा। जैसे आपको बता रहे कि ह्यूमन आई में 4 लेयर, सबसे फर्स्ट में आपका है कंजक्टिवा, सेकेंड में है कॉर्निया, थर्ड में है लेंस, और फोर्थ में है रेटिना। समझिएगा, हम यहां क्या बता रहे हैं, आपका लेयर का नाम कंजक्टिवा, आपको हम बताएं कि ट्रांसपेरेंट लेयर है। कैसा लेयर है ये, ट्रांसपेरेंट है। सेकेंड आपको बताया कंजक्टिवा के बाद कॉर्निया, आई डोनेशन में, फिर आपका लेंस, लेंस कौन सा, तो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, और फिर आपका रेटिना। और आपको बताएं कि रेटिना पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। आप यहां पॉइंट समझिए होता क्या है। अब जैसे होगा क्या कि आपका यहां से ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, तो यहां से आपका रे ऑफ लाइट जा रहा है, कॉर्निया के बाद आगे गया लेंस में। तो आपको ये पॉइंट पता है कि कन्वेक्स लेंस है, और आपको ये जानकारी होगा कि कन्वेक्स लेंस में हमेशा जो इमेज बनेगा, ये पॉइंट सबसे पहले समझिएगा, कन्वेक्स जो है कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा है, तो कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि इसको आपस में कन्वर्ज करना, यानी कि मिलाना। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है, तो यहां से कन्वर्ज करेगा, यहां से आया रे। आप यहां पॉइंट समझिए, ये कैसा हुआ, कन्वर्ज हुआ, तो इमेज कहां बनाया, रेटिना पे। तो ये इमेज कैसा बनता है, आपको यहां पॉइंट समझना है कि जो रेटिना पे इमेज कैसा बनेगा, तो ये आपका इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपका मन में आएगा सर जब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो फिर हमें सीधा क्यों दिखाई देता है। तो आप यहां पॉइंट समझिए कि आपका जो ह्यूमन आई है, यहां से आपका जो है ब्रेन में, ब्रेन तक एक नर्व कनेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। आपको ये पॉइंट क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा कि रेटिना से ब्रेन तक एक नर्व कनेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और यही जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन पर जाके सीधा कर देगा और यहां से आपको इमेज सीधा दिखाई देता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है,
ह्यूमन आई में कैसे होता है। अब कभी कभी देखिए, अब अगला केस क्या होगा, आप जैसे ऑप्टिक्स लेसन में पढ़िएगा, दो बीमारी होता है, एक माइयोपिया, एक हाइपर माइयोपिया। तो एक में क्या होगा कि जो इमेज है रेटिना से पहले बन जाएगा, समझिए इमेज जो है रेटिना से पहले बनेगा, इसको बोलेंगे माइयोपिया। यहां समझिएगा पॉइंट को, आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझिए। आपको यहां बता रहे हैं, चार लेयर का नाम बता है, कंजक्टिवा, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। अब यहां से होगा क्या कि आपका जो लाइट का रे जा रहा है, अब जैसे ही आपका लाइट का रे लेंस में टकराया, कौन सा लेंस है भाई, तो कन्वेक्स लेंस है। अब ये कन्वर्जिंग है तो यहां टकराया। अब ये इमेज क्या होगा कि अगर इमेज पहले बन गया, आप यहां पॉइंट समझिए, अगर इमेज आपका रेटिना से पहले बन गया, इसे हम बोलेंगे माइयोपिया, जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसे, निकट दृष्टि दोष। और यहां पे आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है, यानी माइयोपिया में किस लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल्स में फिजिक्स में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स टॉपिक में कि क्या है माइयोपिया, क्या है हाइपर माइयोपिया। अब अगला केस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका नेक्स्ट केस में क्या आता है कि जो इमेज है रेटिना का जगह, रेटिना से पहले का जगह अब रेटिना के बाद बनेगा, यानी रेटिना पर, रेटिना से पहले रेटिना के बाद। तो यहां जो होगा इसको हम बोलेंगे हाइपर माइयोपिया, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसे, दूरदृष्टि दोष। और आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अभी रफ आइडिया दी है माइयोपिया और हाइपर माइयोपिया के बारे में। अब आपको आगे समझना है, एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि आई के लिए जो नियर साइटेडनेस है, जो नियर साइटेडनेस है यार कितना होगा, तो आपका 25 सेंटीमीटर, और जो फार होता है ये आपका होगा इनफाइनाइट। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि नियर साइटेडनेस कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फार कितना होगा इनफाइनाइट। अब आप आगे समझाते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो आप यहां समझिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ह्यूमन आई में आपका, जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, इसमें एक आपको मिलेगा रॉड सेल और दूसरा आपका मिलता है कॉन सेल। आपको मुझे प्रोटीन बताए थे तो वहां बताए थे कि रॉड सेल रॉडॉप्सिन और कॉन सेल ऑप्सिन प्रोटीन। यहां तक क्लियर है। अब आप आगे समझिएगा, जो रॉड सेल है ये आपका रेगुलेट लाइट, यानी कि ये आपका प्रकाश को नियंत्रित करता है, और जो कॉन सेल है ये रेगुलेट कलर, रेगुलेट कलर यानी कि रंग को कंट्रोल करता है। अब आपको यहां पॉइंट समझना है कि जो रॉड सेल है यह विटामिन ए पर डिपेंड करता है, यानी विटामिन ए का अगर कमी होगा तो होता क्या है कि रॉड सेल का डेवलपमेंट भी कम होगा, यानी रॉड सेल में भी कमी। अब जैसे ही रॉड सेल में कमी तो लाइट में आपका कमी, अब लाइट में जैसे ही कमी आएगा यानी कि आपको अंधेरा में नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपकी बीमारी होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा बीमारी है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हम बोलते हैं रतौंधी। नेक्स्ट आपका है कॉन सेल। आपको याद रखना कि जो कॉन सेल है ये किसी भी विटामिन पर डिपेंड नहीं करेगा, विटामिन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको यहां पॉइंट समझना है कि जो कॉन सेल है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट कलर। तो यहां से जो बीमारी हो आपका जेनेटिक है। कैसा बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवांशिक रोग है।
कैसा रोग है ये? तो आनुवांशिक रोग है। और आपको यहां पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आपको बताते हैं आगे कि जो कौन सेल है कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आपका जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। और आपको याद रखना है कि इसका जो कैरियर है, कैरियर का मतलब समझिएगा, इसका जो वेक्टर है, वेक्टर यानी कि वाहक, यानी किसके थ्रू होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस का जो वेक्टर है, कैरियर है, फीमेल है। आपको यहां पॉइंट समझना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है जेनेटिक है, इसका वेक्टर फीमेल है, लेकिन फीमेल में नहीं होता है। अब यहां आपको समझना है इसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सेल। और कलर ब्लाइंडनेस कितना टाइप का? तो ये आपका होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड आपका है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। और नेक्स्ट आपका है कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको हम बताएं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है जेनेटिक है, इसका वेक्टर यानी कैरियर फीमेल है, मेल में नहीं होता है, सॉरी मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस आपका 3 टाइप का, रेड ग्रीन, ब्लू येलो और कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। अब आप यहां समझिएगा, एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है इसका कोई इलाज नहीं है। आपको पॉइंट क्या बताएं कि जो कलर ब्लाइंडनेस इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको यहां तक जो आपको ह्यूमन आई से रिलेटेड जितना भी बीमारी था, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कैटरेक्ट क्या होता है, ग्लूकोमा आंख से रिलेटेड है, ट्रैकोमा भी आंख से रिलेटेड है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है। उसके बाद आपको बताए हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, यानी कि आपका जो ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए हैं, और आपको विटामिन ए से रिलेटेड भी पॉइंट बताएं। अब हम विटामिन ए आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आपका नेक्स्ट आता है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास।